सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। शुरू करते हैं केवीएस पीजीटी हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद जरूर आएगा और आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर साबित होगा। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कोई भी प्रश्न मन में हो, डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर उत्तर दूंगी। बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी कृति है? तो अंबेडकर जी की। निम्नलिखित में से किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? लता मंगेशकर जी को। खीप क्या है? घास है एक। आलो अंधारी में कौन सा पात्र नहीं है? तो आलो अंधारी में बेबी, तातुश और जेठू ये सारे पात्र हैं। सोमा देवी इसका पात्र नहीं है। तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर कीर्ति केदार, चलो प्रयाग मिलेंगे मदन होगी विजय सर्वेश्वर, ये इसका ट्रिक है। मैं डाल दूंगी शॉर्ट्स वीडियो बना करके तार सप्तक के सभी कवियों के नामों को। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। आलोक धनवा की कौन सी रचना है? तो जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये सभी आलोक धनवा जी की रचनाएं हैं। कल्पना नवभारत टाइम्स दिनमान पत्रिका से संबद्ध रहे हैं रघुवीर सहाय जी। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसका है? मुक्ति बोध जी का। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी तक गीला पड़ा है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये कवितावली से उद्धृत है। फिराक गोरखपुरी को किस रचना पर साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? गुले नगमा परी ने मिला है। संस्कृति पत्रिका का संपादन किसने किया? उमा शंकर जोशी ने। तुम पचय का बतई हैं, 50 बरिस से संग नाहीन है। महादेवी वर्मा कृत भक्तिन संस्मरण रेखा चित्र में यह कथन किसका है? तो यह भक्तिन का कथन है। कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? तो ये उपर्युक्त विचार जैनेन्द्र कुमार के हैं। सूरज का 7वां घोड़ा किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। संबंध में यह बात मशहूर थी कि ज्यों ही लंगोट लगाकर आवी कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। पहलवान की ढोलक कहानी में कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो काला खां के संबंध में। आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर फिल्म पर किसका प्रभाव है? चार्ली चैपलिन का। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि अभी लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। नमक कहानी में वर्णित किसका कथन है? तो लाहौर के कस्टम अधिकारी का। देखिए कथन पूछे जा रहे हैं, पात्रों के संवाद पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सारे पाठ आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो कुटज, पुनर्नवा और नाथ संप्रदाय ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, जबकि रस सारांश नहीं है। मूक नायक पत्र के संपादक कौन है? अंबेडकर जी। मैकबेथ का अनुवाद किसने किया? हरिवंश राय बच्चन जी ने। बातें कविता किसकी है? नागार्जुन जी की। मुक्तिबोध का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक से। आज मुझे मुक्ति दो है गिरिजा कुमार, प्रभा भारत की नेमी राम विलास, ये इसकी ट्रिक है। प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? निराला जी को। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। बाकी रामचरितमानस, जानकी मंगल और रामलला नेहरू की भाषा अवधि है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। ये कूट वाला प्रश्न है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है। लिखा मैं नीर भरी दुख की बदली। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो इसका प्रतिपाद्य तीसरा और चौथा दोनों होगा।
स्त्री जीवन दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है 3 और 4, ऑप्शन डी सही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैको आख्यान कहा गया है? तो अनामदास पोथा को रैको आख्यान कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, उल्लेख अलंकार है। सम चरणों में 11 तथा विषम चरणों में 13 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। देखिए यहाँ पूछने का तरीका बदल दिया गया है। देख, सम चरणों अर्थात दूसरा चौथा, और विषम चरणों का अर्थ होता है पहला तीसरा। हम लोग याद करते हैं कि 13 11 दोहा, तो विषम चरणों यानी कि पहले तीसरे में 13 और सम चरणों यानी दूसरे चौथे में 11, तो ये दोहा का लक्षण है। जबकि हम और दोहे का उल्टा सोठा होता है। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा इस प्रश्न को, 11-13 मात्राओं सहित 24 मात्राओं वाला छंद पढ़ लिया तो सोठा लगा देगा, लेकिन ये सम चरणों लिख करके इसमें ट्विस्ट डाल दिया गया इस प्रश्न में। तो ये दोहे का लक्षण है 13-11, विषम चरणों में यानी पहले में 13 और दूसरे में 11। तो निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है, जबकि व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा काव्य हेतु होते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो छोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि अध्यापन, रुलाई और सामाजिक ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, वाक्य में विशेषण का भेद है, ये संख्यावाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता क्योंकि किसी एक के बारे में नहीं कहा जा रहा। गुण भी नहीं है, किसी के गुण के बारे में संख्या नहीं बताई जा रही है, और ना ही सार्वनामिक है। यहाँ संख्या का सीधे सीधे उल्लेख नहीं है, पर कुछ छात्र कहने से यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो रहा है। वह भाग गया, वाक्य में क्रिया है निश्चय बोधक क्रिया। वह यहाँ स्पष्ट नहीं, नाम नहीं दिया जा रहा, पर वह एक निश्चित व्यक्ति है, वह भाग गया, इसलिए यह निश्चय बोधक क्रिया है। समाप्ति बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया और आवश्यकता बोधक क्रिया नहीं है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, यहाँ मजदूर का मालिक से संबंध स्थापित किया जा रहा है, ये संबंध सूचक अव्यय है। जहां तहां, यहाँ बैठा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य। ज्यादातर जितने भी नकारात्मक वाक्य होते हैं वो भाववाचक वाक्य में आते हैं, भाववाच्य में आते हैं। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, निर्धन विकार होता है, निर्विकार। तो निर जो हलंत वाला है, देखिए ऑप्शन ए में भी निर लिखा है लेकिन उसमें हलंत नहीं लगा है, तो ऑप्शन सी जिसमें हलंत लगा है वही होगा, निर्धन विकार, निर्विकार। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हार यहाँ प्रत्यय है, पालन धनहार बनेगा शब्द पालनहार, हार प्रत्यय। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। यहाँ नारी दिया गया है इसीलिए यही ऑप्शन सही नहीं है। अनिष्ट का अर्थ बुरा और अनिष्ट का निष्ठाहीन होता है। अंश का अर्थ हिस्सा और अंश का अर्थ होता है कंधा। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। निम्न में से तद्भव शब्द है दूध, दूध तद्भव है, जबकि दूध का तत्सम क्षीर होगा। दुर्लभ, धान्य और धैर्य ये सब तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो त्वरित है तत्सम शब्द। आंख, ऊंट और आम ये तद्भव है। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया? तो आचार पुर्तगाली भाषा से आया हुआ शब्द है। सूत मिल शब्द है संकर शब्द, सूत और मिल से बना है। पीला शब्द रूढ़ है, ये पीले रंग के लिए रूढ़ हो गया है। स्वदेश शब्द होता है यौगिक, स्वधनदेश से मिलकर बना है। दशानन शब्द होता है योग रूढ़, योग रूढ़ में जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ में आते हैं। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है लंबोदर, ये भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है, दिन उठाया, दिन चढ़ाया, दिन निकल आया कहा जाता है, जबकि सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई कहा जाता है, तो ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि दिन
पुल्लिंग है। भेड़ चर रही है, इस वाक्य में बहुवचन होगा भेड़ें चर रही हैं। देखिए हैं में यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि ऑप्शन सी में है में अनुसार नहीं लगा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, भेड़ें चर रही हैं। भेड़ें चर रही हैं, भेड़ों चर रही हैं, सब गलत है। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है, में पै पर अधिकरण। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बुध, कोविद और प्राज्ञ पंडित के पर्यायवाची हैं, जबकि किन्नरेश पंडित का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। निम्नलिखित शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो सिरस्कम का अर्थ शिखा यहाँ गलत दिया हुआ है, जबकि निशारा का अर्थ रजाई, उषड़ीशम का पगड़ी और उत्तरीय का अर्थ चादर होता है। अंक का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ पत्र नहीं होता, अंक का अर्थ गोद, संख्या और अध्याय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है? तो राम रावण एक विलोम है एक दूसरे के, सीताराम भी विलोम है और जय पराजय भी विलोम है, जबकि अपना हमारा दोनों पर्यायवाची हैं, तो यही हमारा अशुद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वैसे बिंबवाद के प्रवर्तक टी ह्यूम को माना जाता है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक F.S. फ्लिंट को माना है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। मैं ताजा फल लाया हूँ, वाक्य में विशेषण मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं ताजा फल लाया हूँ, वाक्य में विशेषण भेद है गुणवाचक। फल कैसा है? फल की विशेषता बताई गई है कि फल ताजा है, गुणवाचक। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936 में हुई। नमक का दरोगा कहानी में पंडित जी का क्या नाम है? तो पंडित अलोपीदीन नाम है। मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम है? मियां कल्लन। कृष्णा सोबती को किस रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला? जिंदगी नामा पर मिला। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण में किस फिल्म की शूटिंग के बारे में जिक्र किया गया है? पाथेर पांचाली फिल्म के बारे में। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक के अनुसार सबसे उपयुक्त गांव का नाम कौन सा है? बोडाल गांव। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की किस रचना का अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में। कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार, दाजियो एक पेड़ की याद। सपना नहीं, ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मोहन गलता लोहा का मुख्य पात्र है। रजनी पटकथा में अमित नाम का विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ता था? तो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मन्नू भंडारी का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जामुन का पेड़ किस विधा की कृति है? ये हास्य व्यंग्य कथा की कृति है। जामुन का पेड़ कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960। भारत माता जवाहरलाल नेहरू की कृति हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो ये 5वां अध्याय है। भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे? आयोजित होने वाले जलसों में आम लोगों से करते थे। हम तो एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को, दोजक जिन नहीं पहचाना। ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। मीरा का जन्म कब हुआ था? तो 1516 में मीरा जी का जन्म हुआ था। अब तक बेली फैल गई, आनंद फल होई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। ये पंक्तियां हैं मीरा जी की। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1913 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1972 में। घर की याद कविता को कवि ने कहाँ पर रहते हुए लिखा है? जेल में। निम्न में से कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? तो धरती, दिगंत और ताप के ताए हुए दिन, ये सब त्रिलोचन की रचना है, जबकि इत्यलम त्रिलोचन की रचना नहीं है। धरती नामक काव्य संग्रह किस कवि का है? त्रिलोचन जी का है। साय में धूप रचना किस विधा की रचना है? ये गजल है, संग्रह है। कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो साय में धूप, छोटे छोटे सवाल और सूर्य का स्वागत, ये सब दुष्यंत कुमार की रचना है, जबकि गीत फरोश नहीं है। कौन सी कवित्री शैव आंदोलन से जुड़ी थी? अक्कम महादेवी जी शैव आंदोलन से जुड़ी थी। अवतार सिंह संधू का अन्य नाम क्या है? पाश। अवतार सिंह का जन्म कब हुआ था? 1950 में।
आओ मिलकर बचाएं कविता की विषय वस्तु क्या है? तो इस कविता की विषय वस्तु है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासियों की समस्या का चित्रण है। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए आवश्यक है समाचार नया होना चाहिए। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? तो रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत 1923 से हुई। समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली। दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसके सहयोगी भूमिका में, ये कथन ठीक नहीं है। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। समाचार सत्यता पर आधारित हो, समाचार लेखन निष्पक्ष हो, चित्र महत्वपूर्ण हो, शब्द उसकी सहयोगी भूमिका। इसका ऑप्शन ए ठीक नहीं है। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, नहीं दे दिया है, तो नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता के तीसरे दौर की समय सीमा है 2002 से अब तक। विशेष लेखन के क्षेत्र हैं अर्थ, व्यापार, खेल और रक्षा, ये सभी विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, ये डायरी विधा की रचना। समाचार का प्रमुख तत्व क्या होता है? सत्यता व नवीनता। तो खत्म होती है प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर साबित होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी प्रश्न हो मन में वो उसको जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आंसर दूंगी। धन्यवाद।